Dear students and my dear viewers, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज के अंदर हमने अब तक कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन में हम एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने एथेन और प्रोपेन के बारे में देखा था कि वहां पर वे दो प्रकार के कॉन्फॉर्मर्स के रूप में रहते हैं। पहला कॉन्फॉर्मेशन तो उनका स्टेगर्ड रूप था और दूसरा कॉन्फॉर्मेशन उनका इक्लिप्स्ड व्यवस्था थी। और दोनों के मध्य चूंकि रूम टेम्परेचर पर इतना कम ऊर्जा अंतराल है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे में वो क्या है पूर्ण रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि वो आसानी से एकल बंध के सापेक्ष मुक्त गुणन के द्वारा आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। उसके पश्चात हमने ब्यूटेन का जो कॉन्फॉर्मेशन देखा था, तब वहां पर हमने ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन के अंदर हमने एक नई व्यवस्था गोश व्यवस्था को भी हमने देखा था और एक कंप्लीटली इक्लिप्स्ड व्यवस्था को भी हमने वहां पर देखा था। कंप्लीटली इक्लिप्स्ड व्यवस्था यानी कि पूर्ण ग्रसित व्यवस्था के अंदर क्या था कि जो एक मिथाइल ग्रुप है वो दूसरे मिथाइल ग्रुप के ऊपर यानी कि उसे ढक लेता है, तो वो टोटली इक्लिप्स कंडीशन कहलाती है और जो कि सबसे उच्च ऊर्जा स्तर वाली होती है। और जो गोश कंडीशन थी, उस कंडीशन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप से 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पर दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो वे व्यवस्था उससे कहीं थोड़ी सी कम स्थायी अवस्था होती है। तो इन सभी कॉन्फॉर्मेशंस से रिलेटेड जो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उन्हें देखने के लिए आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में मैं उन्हें शेयर किए दे रहा हूँ उनका लिंक, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि साइक्लोहेक्सेन का जो सर्वपणीय विन्यास है वो अपने आप में एक स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अपना एक स्थान है। और गाए बगाए एग्जाम के अंदर आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि साल 2 साल के अंतराल पर ये इसके बारे में हमेशा पूछा जाता रहा है। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशन को देखें, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लो एल्केन्स सीरीज का सर्वाधिक स्थायी यौगिक माना जाता है। अर्थात इसके अंदर स्ट्रेनलेस रिंग है, यानी कि ये एक तनाव रहित पूरी रिंग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ साशी और मोर ने जो पकड़ रिंग का अपना जो सिद्धांत दिया था, यानी कि जो सिकड़ी हुई वलयों का जो सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांत के भी यहाँ पर हम क्या विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन्स इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 मेंबर्ड कार्बन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर होता है, ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। नाउ रिंग स्ट्रेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंगल स्ट्रेन जो है रिजल्ट्स व्हेन बॉन्ड एंगल डेविएट फ्रॉम द आइडियल 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है उससे जब भी कभी डेविएशन यदि है किसी भी प्रकार का, तो वो एंगल स्ट्रेन की कैटेगरी में माना जाता रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि यदि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग है, तो जब हेड ऑन हेड कोलिजन यदि होता है उनका, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और अच्छा अतिव्यापन माना जाता है। लेकिन जब भी तिरछा अतिव्यापन यदि है, तो वो वीक इंटरेक्शन हुआ उनके मध्य में और वीक बॉन्ड बनेगा और दुर्बल अतिव्यापन कहलाता है। यही कारण है कि साइक्लिक रिंग्स में चूंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड्स भी क्या होंगे उनके साइक्लिक होंगे। तो जैसे हम बनाना बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन में, तो ये दुर्बल बंध की श्रेणी में माना जाता रहा है। तो साइक्लोप्रोपेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अब चूंकि इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, होना चाहिए 109 डिग्री, तो टोटल उनके मध्य स्ट्रेन कितना आ रहा है 49 डिग्री का। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन कितना होना चाहिए 109, तो कितना 19 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। इसी प्रकार से पेंटेन में ये एंगल स्ट्रेन है। तो इस प्रकार से हम रिंग स्ट्रेन को कैसे समझे वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इस सभी रिंग स्ट्रेन से संबंधित सिद्धांत को समझने के लिए हम बेयर्स की स्ट्रेन थ्योरी यानी कि बेयर का जो विकृतवाद सिद्धांत है साइक्लो एल्केन्स का, उसके बारे में हम देखेंगे, जो आपको मेरे ही चैनल पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है वहां पर आप उसे जाकर के देख सकते हो। इसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर किए हुए है, तो आप जाकर के वहां उन्हें देख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार तो हमने क्या देखा था कि साइक्लोपेंटेन जो है वो स्थायी अवस्था होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड हैव लेस एंगल स्ट्रेन देन साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोपेंटेन में साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में एंगल स्ट्रेन कम होता है।
अर्थात वह स्थायी अवस्था होनी चाहिए। लेकिन यदि हम हीट ऑफ कंबशन पर CH2 के जो डाटा देखते हैं उसके अनुसार साइक्लोहेक्सेन के लिए ये CH2 के जो डाटा का मान है हीट ऑफ कंबशन का, यानी कि दहन ऊष्मा का मान पर CH2, वो बहुत कम आता है। किसकी तुलना में? साइक्लोपेंटेन की तुलना में। ये मान याद रखे हैं। साइक्लोहेक्सेन के लिए 653 है, तो साइक्लोपेंटेन के लिए कितना है? 658 है। अर्थात साइक्लोहेक्सेन जो है हीट ऑफ कंबशन डाटा के अनुसार साइक्लोपेंटेन की बजाय अधिक स्थायी अवस्था होती है। तो इसीलिए हम साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए ही हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व साइक्लोपेंटेन से अधिक क्यों है। तो देयरफॉर साइक्लोहेक्सेन हैज लेस स्ट्रेन देन साइक्लोपेंटेन। इसका मतलब जब साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी अवस्था है तो वहां पर जो स्ट्रेन है, जो विकृति है, जो तनाव है, वो पेंटेन की तुलना में कम होना चाहिए। इसीलिए साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में ये देखते हैं। Heat of combustion suggests that angle strain is not important in cyclohexane, यानी कि साइक्लोहेक्सेन के केस के लिए जो एंगल स्ट्रेन है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम जानते हैं कि जब एंगल स्ट्रेन की बात यहाँ पर नहीं है तो फिर इसका मतलब टेट्राहेड्रल बॉन्ड यदि एंगल को मेंटेन करना है तो वो नॉन प्लेनर जियोमेट्री वहां पर होनी चाहिए, अर्थात वो रिंग उनकी समतलीय नहीं होगी। इसी समतलीय रिंगों के नहीं होने को यहां पर चेयर एंड बॉट कॉन्फॉर्मेशन से साइक्लोहेक्सेन के लिए समझाया गया है। ये बॉट कॉन्फॉर्मेशन दिया है इसका, और ये इसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन दिया है। तो साशे और मोर ने अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ पकड़ रिंग्स। उनके अनुसार क्या है कि साशे सजेस्टेड दैट रिंग्स विद साइज ऑफ 6 और मोर कार्बन्स आर नॉट प्लेनर। तो साशे ने क्या कहा कि 6 या उससे अधिक कार्बन वाली जो रिंग्स होती हैं वो प्लेनर नहीं होती हैं। इंस्टेड वास्तव में वे क्या होती हैं? दे आर पकड़, यानी कि सिकड़ी हुई होती हैं, और इस प्रकार से होती हैं कि उनके CCC बॉन्ड एंगल जो है, यानी कि कार्बन 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 के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो डज नॉट डेविएट फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अर्थात उनका जो आदर्श बंध है, कोण है, उससे उनमें अधिक विकृति नहीं आती है, इन्हीं सिकुड़ी हुई वलय की वजह से। सच टाइप ऑफ रिंग्स आर स्ट्रेन फ्री, और इसीलिए इस प्रकार की जो वलय हैं, सिकुड़ी वलय पकड़ रिंग्स है, वो स्ट्रेन फ्री, तनाव रहित हो जाती हैं। एंड ही सजेस्टेड चेयर एंड बोट फॉर्म फॉर साइक्लोहेक्सेन। तो उसने साइक्लोहेक्सेन के लिए क्या है? कुर्सी और नौका संरूपण को क्या क्या सुझाया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रारंभ में साशे के सिद्धांत को मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि उस समय तक साइक्लोहेक्सेन का केवल एक ही जो रूप था वो प्रचलन में था और एक ही रूप ज्ञात था। बाद में मोर ने क्या किया? मोर इन 1918 मोर ने कॉन्फॉर्मेशंस, चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशंस के एग्जिस्टेंस के अस्तित्व को साबित किया, और क्या देखा कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म इज वेरी लेस। चूंकि दोनों कॉन्फॉर्मेशंस में जो ऊर्जा का अंतराल है वो कितना है? 5 to 6 किलो कैलोरी पर मोल ही है, और वे दोनों एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से रूम टेम्परेचर पर क्या परिवर्तित होती रहती हैं। हेंस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट दिस टेम्परेचर, और इसीलिए ये वे उस सामान्य ताप पर क्या है, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि द चेयर फॉर्म इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जो चेयर फॉर्म यानी कि जो कुर्सी संरूपण है वो सभी प्रकार के तनावों से मुक्त होती है। कौन कौन से तनाव? टॉर्सनल यानी कि मरोड़ी तनाव, एंगल यानी कि कोणीय विकृति। इन दिस फॉर्म ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर एट फुली स्टेगर्ड पोजीशन, अर्थात इस संरूपण में जितने भी हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो सभी हाइड्रोजन क्या है? एक दूसरे के सापेक्ष स्टेगर्ड, जितनी अधिकतम दूरी पर वो हो सकते हैं उस दूरी पर क्या है? व्यवस्थित होते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है। ये तो बॉलिस्टिक मॉडल है। इसे हम यदि इस प्रकार से देखें, यदि हम ये ऑब्जर्वर हैं तो हमारी आंखों से ये कार्बन और ये कार्बन को यदि हम देख रहे हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है कि एक हाइड्रोजन ऊपर है तो ये हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर है तो फिर ये हाइड्रोजन नीचे, यानी कि जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे के सापेक्ष ये हाइड्रोजन हो सकते हैं वो हैं। यदि ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, और यह हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यह हाइड्रोजन इधर ऊपर की तरफ है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि जैसे नंबर 1 कार्बन है तो इस कार्बन के दोनों CH ये रहे, इसके ठीक पीछे वाला जो कार्बन है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो दोनों हाइड्रोजन है वो नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, 1 एंड 2। अब नंबर 3 हाइड्रोजन ये है, इसके CH2 यहाँ लगे हुए हैं। नंबर 4 हाइड्रोजन अगेन पीछे वाले हाइड्रोजन है, जो कि पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यानी कि नंबर 4 कार्बन पीछे वाला, इसके दोनों हाइड्रोजन ये। अब नंबर 5 इसके ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये, जिसके दोनों हाइड्रोजन 1 एंड 2। फिर नंबर 6 हाइड्रोजन, ये नंबर 6 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से हम इस रूप को, चेयर रूप को हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं। ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन को एक प्रकार से हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि चेयर कॉन्फॉर्मेशन हमारे ये बॉलिस्टिक मॉडल ही है। आप देख सकते हैं कि हम यदि इसको इस प्रकार से समझे कि एक आरामदायक चेयर पर यदि कोई बैठा हुआ है तो उसको हम किस प्रकार से समझे। आप ये देखिए, ये बॉन्ड है हमारे और ये हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये व्यूइंग साइड है हमारी यहाँ से, और एक हाइड्रोजन ऊपर है इधर, तो ये हाइड्रोजन ऊपर है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो इधर अल्टरनेट पोजीशन पर ऊपर नीचे, ये यदि यदि ऊपर है तो ये वाला नीचे है, ठीक है ना, ये ऊपर है तो ये वाला नीचे, फिर ये ऊपर है और इस कार्बन का ये नीचे है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसका यहाँ पर। तो बोट कॉन्फॉर्मेशन को हम किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि द चेयर फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू बोट फॉर्म थ्रू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन, यानी कि कार्बन कार्बन बंध के सापेक्ष घूर्णन के कारण जो कुर्सी समरूपण है वो आसानी से क्या बोट फॉर्म के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये बोट फॉर्म है, नौका स्वरूपण इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसे इस प्रकार से और समझ सकते हैं। ये आसानी से आप देख रहे हो कि नौका के रूप में है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां देख सकते हो आप कि इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन यदि ऊपर है तो ये नीचे है, ये ऊपर है तो अल्टीमेटली ये भी ऊपर है। तो 1 एंड 4 कार्बन पर 1 2 3 4, तो पहला और चौथे कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर की तरफ खड़े हुए रहते हैं। तो इन हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को यदि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम व्यक्त करें तो ये इक्लिप्स्ड पोजीशन के अंदर आते हैं, यानी कि 1 कार्बन बैक वाला सेकंड, ये 3rd कार्बन नीचे की तरफ, 4 कार्बन नीचे की तरफ, 5th कार्बन ये वाला और छठा कार्बन। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 यानी कि 3rd एंड 6th कार्बन एक दूसरे के साथ क्या इक्लिप्स्ड पोजीशन में है। इसी प्रकार से 1st एंड 2nd, इसी प्रकार से यहाँ पर जो रिमेनिंग कार्बन है वो एक दूसरे के साथ में क्या इक्लिप्स पोजीशन में है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो बोट कॉन्फॉर्म, इसका जो कॉन्फॉर्मेशन है वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। जब भी कभी चेयर कॉन्फॉर्मेशन बोट कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है तो एक मध्य की अवस्था हमें मिलती है, जिसे कि हम ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि उन दोनों के मध्य की अवस्था होती है। ये ट्विस्टेड बोट कॉन्फॉर्मेशन इसका कहलाता है। बोट फॉर्म इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, यानी कि बोट फॉर्म में एंगल स्ट्रेन तो नहीं होता है, लेकिन इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन जरूर होता है। क्यों कि नाउ देयर इज लेस डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन्स ऑफ C1 एंड C4 कार्बन। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि C1 और C4 कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आसपास हैं, तो वो फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। स्टेरिक स्ट्रेंथ ऑफ C1 एंड C4, ये C1 एंड C4 ये इस प्रकार से 1 2 3 एंड 4। यदि ये नंबर 1 हाइड्रोजन है तो नंबर 2 नंबर 3 बैक में है, तो नंबर 4 ये है। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ये टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाता है। यह तो टॉर्सनल स्ट्रेन है और यहां पर ये इनका स्टेरिक स्ट्रेन है। ये हम देख सकते हैं यहां पर ये इनका फ्लैगपोल इंटरेक्शन कहलाता है। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड फ्लैगपोल इंटरेक्शन। Now the conformations of cyclohexanes and their energy. अब यदि हम इनके कॉन्फॉर्मेशंस को उनके विद रेस्पेक्ट टू उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हम उसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम देखते हैं कि जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है।
एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन में रोटेशन के सापेक्ष क्या इस प्रकार से परिवर्तित होती है, जिसको कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन पहले कन्वर्ट होती है किसमें, हाफ चेयर में, जो कि सर्वाधिक क्या है, अधिकतम अस्थायी अवस्था है, जो कि कितना है 50.6 किलो जूल पर मोल के बराबर अस्थायी है। फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, ट्विस्ट बोट में, जो कि उससे कहीं अधिक स्थायी अवस्था है, 22 किलो जूल पर मोल के लगभग उसका क्या है, अस्थायित्व है। फिर ये अपनी बॉट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि बॉट फॉर्म जो है इसकी एक मध्यवर्ती अवस्था होती है, जो कि 28 किलो जूल पर मोल का इसमें अस्थायित्व होता है। अगेन ये ट्विस्ट बॉट में कन्वर्ट होकर के हाफ चेयर से कन्वर्ट होकर के चेयर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि चेयर का एक रूप जो है वो दूसरे चेयर के रूप में कन्वर्ट होने से पहले किस किस रूप में परिवर्तित होता है। पहले चेयर कन्वर्ट होती है हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन में, जो कि 50.6 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा लिए हुए। फिर वो थोड़ी सी स्थायी अवस्था ट्विस्ट बॉट में कन्वर्ट होती है, जिसका कि अस्थायित्व 22 किलो जूल पर मोल का है। फिर ये थोड़ी सी और अधिक अस्थायी अवस्था बॉट में कन्वर्ट होती है, जो कि 28 किलो जूल पर मोल के लगभग अस्थायी है। अगेन ये ट्विस्ट बॉट में, फिर हाफ चेयर में, और अल्टीमेटली चेयर कॉन्फॉर्मेशंस के दूसरे रूप के अंदर ये क्या परिवर्तित हो जाती है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने यहाँ देखा कि अब तक हमने जो साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में देखा है कि जो साइक्लोहेक्सेन्स है वो साइक्लोएल्केन का एक प्रकार है, और उसका जो कॉन्फॉर्मेशंस है या उसके जो स्थायित्व है वो उसको हम बेयर की जो विकृतिवाद सिद्धांत है उसके आधार पर समझते हुए हम कैसे माने कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो उनकी साइक्लोएल्केन सीरीज में पेंटेन से अधिक स्थायी होती है, और उसके कितने रूप होते हैं, और साशे और मोर ने अपना जो पकड़ थ्योरी दी, यानी कि स्टेनलेस थ्योरी दी, उसका क्या महत्व है यहाँ पर। आगे के लेक्चर के अंदर हम रिंग फ्लिपिंग को देखेंगे कि किस प्रकार से एक चेयर फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इनके मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड जो कॉन्फॉर्मेशन है उनके स्थायित्व और उनके अस्थायित्व को भी यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।